मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि आप बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 - √5। हम जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट में देखने दिया है 3 + √23 - √23। इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं √23। सबसे पहला कार्य ब्रैकेट को हटा लें, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 + √23 - √23। तो देख रहे हैं +√23 और -√23 कट जाएगा। ये बराबर हमारा 3 मिलता है सरल करने पर। और 3 देख रहे हैं एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देख रहे दिया है 2√7/7 तो यदि इसको हम सरल करें तो सरल करने में देख रहे हैं अंश और हर दोनों से √7 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। तो देख रहे हैं शेष 2/7 प्राप्त होता है। 2/7 हम जान रहे हैं एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसके बाद चौथे पार्ट में 1/√2 तो देख रहे हैं एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है 2π। तो 2 हम जानते हैं एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2π एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यह अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जिसका पहला भाग देख रहे दिया है। पहले भाग में 3 + √3 इंटू देख रहे दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2 दिया है। इसको हम सरल करेंगे। सरल करने में देख रहे हैं इसको सबसे पहले इस 3 का गुणा दूसरे ब्रैकेट में कर देना है। तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 3 × 2। इसके बाद इस 3 का गुणा √2 के साथ करेंगे, प्लस लगा है प्लस लिख लेते हैं, 3 × √2। इसके बाद √3 का गुणा दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों में करेंगे, प्लस 2 × √3 प्लस √3 × √2। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो देख रहे हैं 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा √2 में होगा तो 3 √2 प्लस 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2 √3 प्लस √3 का गुणा √2 में होगा तो √3 दूनी 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे पद हमारे 4 पद प्राप्त होते हैं, चारों विजातीय पद हैं, इसलिए इनको हम आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो यही इस फर्स्ट पार्ट का सरलतम रूप होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यदि सेकंड पार्ट देखें, सेकंड में 3 + √3 इंटू 3 - √3। यहाँ पर देखें एक ब्रैकेट में a + b के रूप में, जबकि दूसरे ब्रैकेट में a - b के रूप में दिया है।
तो इसमें हम वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हैं। तो यही बन जाएगा पहले पद का होल स्क्वायर अर्थात 3 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 9 से 3 घटाएंगे 6 मिल जाएगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट अगर देखें, लिखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यदि इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ें तो यही बन जाएगा a स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात दूसरा पद √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद अर्थात √5 गुणे दूसरा पद √2। सरल करते हैं, √5 का स्क्वायर हम जानते हैं जब अंडर की संख्या का स्क्वायर होता है तो अंडर हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर 5 मिल जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिल जाएगा प्लस 2 गुणे √5 में √2 से गुणा करेंगे तो √5 दुनाई 10। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं 5 प्लस 2 मिल करके 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 √10, तो यही इसका सरलतम रूप होगा अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका चौथा पार्ट दिया है। चौथे पार्ट में √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2 दिया है। तो यहाँ पर देखें a माइनस बी a प्लस बी अर्थात इसमें भी हम वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा पहले पद का होल स्क्वायर अर्थात √5 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर अर्थात √2 का होल स्क्वायर। सरल कर लेंगे तो √5 का स्क्वायर जानते हैं 5 होता है माइनस √2 का स्क्वायर 2। चूँकि अंडर की संख्या का स्क्वायर करने में अंडर हट जाता है, आप 5 से 2 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। तो यही इसका सरलतम रूप है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देख रहे दिया है, तीसरे प्रश्न में कह रहा आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है अर्थात पाई = c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो देख रहे हैं ये हमारा प्रश्न नंबर 3 में दिया है। क्या आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है अर्थात पाई = c/d जहाँ c परिधि और d व्यास है। क्या यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं जो हमारा दिया हुआ है कि कह रहा है यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी यंत्र की सहायता से वृत्त की परिधि और व्यास को मापते हैं, कह सकते हैं कोई भी लंबाई को हम मापते हैं तो वो लंबाई एक सन्निकट मान देती है, इसलिए वो परिमेय लिख दी जाती है। अब इससे आप ये देख सकते हैं कि चूंकि एक सन्निकट मान लिया गया है इसलिए वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि किसी भी मापक यंत्र से
लंबाई मापने पर मापक यंत्र के द्वारा सन्निकट मान प्राप्त होता है। लंबाई मापने पर सन्निकट मान प्राप्त होता है, जिसे हम परिमेय मान लेते हैं, जिसे हम परिमेय मान लेते हैं। तो वस्तुतः आप समझ गए होंगे कि वो मान कैसा होता है, अर्थात कह सकते हैं कि वस्तुतः या वास्तव में वो अपरिमेय ही होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।